चैप्टर्स 581, 582, 583, 584, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 581, 6H तक एडवांस, गू टेस्टर ढूंढने में मुश्किल। फैंग युआन एक बहुत हाई चौकन्ना किस्म का आदमी था। उस हमेशा से लगता था कि इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है, अगर कोई था तो बस वो खुद। इसलिए जैसे हाई 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग किलर मूव उसके हाथ लगा, उसने यूएस पर रिसर्च शुरू कर दी। यह किलर मूव असल में उसी के दिए गए फाउंडेशन पर बना था। ऊपर से इन कुछ दिनों में मो याओ की गाइडेंस के साथ उसका रिफाइनमेंट पाथ का ज्ञान और गहरा हो गया था और उसका नजरिया काफी बढ़ चुका था। अभी यू 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के कॉन्सेप्ट की जबरदस्त समझ थी, सब कुछ पानी की तरह साफ था। इस वक्त उसने पूरे हो चुके किलर मूव को देखा, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। वो जानता था कि यह किलर मूव परफेक्शन के बहुत करीब है। मो याओ ने ओरिजिनल बेस से कई सप्लीमेंट्री गू वॉर्म्स कम कर दिए थे, जबकि कोर और 6 ज़ॉम्बी गू को वैसा ही रखा था, बस कुछ नए सप्लीमेंट्री गू वॉर्म्स ऐड किए थे। इस मूव की होशियारी को महसूस करते हुए फैंग युआन मन हाईमन तारीफ करने लगा। उसके दिमाग में मो याओ की विल ने समझाया, ये सब पन और चांग पर लगे इंटेंशन गू की बदौलत है। उनके एक्सपीरियंस और इंसाइट से मेन इस मूव को इस हद तक रिफाइन कर पाए, हमने परफेक्शन का एक एक्सट्रीम लेवल हासिल कर लिया है। जब तक टाइम 30 मिनट से ज्यादा ना हो, तुम चाहे कितनी भी बार किलर मूव एक्टिवेट करो, तुम्हारी बॉडी में ज़ॉम्बी एनर्जी जमा नहीं होगी और ज़ॉम्बी के धब्बे नहीं बढ़ेंगे। फैंग युआन ने सर हिलाया, वो जानता था कि मो याओ सच कह रही थी। यह किलर मूव वाकई में अपनी हद तक रिफाइन हो चुका था। इस सोच के हिसाब से यह अपनी सबसे ज्यादा पोटेंशियल तक पहुंच चुका था, जब तक कि वो फ्यूचर में कोई इमॉर्टल गू ना ऐड करे या को गू को ना बदले। लेकिन अगर उसने इमॉर्टल गू ऐड किया तो ये गू के ओरिजिनल कोऑर्डिनेशन को बर्बाद कर देगा, यूज पूरा मूव दोबारा जोड़ना पड़ेगा और मूव बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल वही एक बाल खींचने पर पूरा शरीर हिल जाता है वाली बात होगी। और अगर उसने कोगू बदला तो वो एक अलग ही सोच की दिशा में चला जाएगा। नया किलर मूव बिल्कुल अलग होगा। यूज 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग कहने के बजाय कोई नया नाम देना ही बेहतर होगा। कुल मिलाकर किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग, चाहे वो कोगू हो, ज़ॉम्बी गू हो या सप्लीमेंट्री गू, अन सबको उनकी पूरी पोटेंशियल तक इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे ज्यादा रिफाइन करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इसके इस्तेमाल से अभी भी साइड इफेक्ट्स थे। अगर कोई 30 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल करता तो ज़ॉम्बी एनर्जी गू मास्टर की बॉडी को भारी नुकसान पहुंचती। अगर टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो गू मास्टर खुद एक ज़ॉम्बी में बदल सकता था। लेकिन ये प्रॉब्लम गू मास्टर के गलत इस्तेमाल से पैदा हुई थी, जिसे अवॉइड किया जा सकता था। वजह यह थी कि अगर ये मूव कई बार भी इस्तेमाल किया जाए तो भी उससे ज़ॉम्बी के धब्बे जमा नहीं होंगे। अगर गू मास्टर एक हाई समय में मूव को कई बार एक्टिवेट करे तो वो किलर मूव को लंबे समय तक बनाए रख सकते थे। मगर फैंग युआन इतने बड़े रिजल्ट से भी अभी तक संतुष्ट नहीं था। अगर तुम्हारे पास इस किलर मूव को रिफाइन करने का कोई और आइडिया है तो यह ग्रैंड मास्टर सुनने को तैयार है। मो याओ अजीब तरह से हंसी। इस पॉइंट पर 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग अपनी लिमिट पर है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अभी भी एक हिस्सा है जिससे मैं खुश नहीं हूं, और वो है इस किलर मूव का बैकलैश। फैंग युआन ने कहा, इंप्रूवमेंट के बाद करंट 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की पावर डबल हो गई है और ड्यूरेशन 30 मिनट तक पहुंच गया है। ये तुम्हारे लिए इस मॉर्टल रेल्म में कुछ भी हैंडल करने के लिए काफी है। तुम किस बात से नाखुश हो? तुम्हें पता होना चाहिए, हर किलर मूव गू वॉर्म्स के कॉम्बिनेशन यूज को रिप्रेजेंट करता है। जब गू वॉर्म्स का इस्तेमाल होता है तो कमजोरियां भी होती हैं। एक किलर मूव का बैकलैश अवॉइड नहीं किया जा सकता, बस उनकी सीरियसनेस में फर्क होता है। यह स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव मेरी यादों में टॉप 5 किलर मूव्स में से है। ज्यादा लालची मत बानो, मो याओ ने लेक्चर दिया। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी। उसके पोटेंशियल दुश्मन गो इमॉर्टल्स, द ऐसे लोग जो मॉर्टल्स से परे थे। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग के साथ भले हाई फैंग युआन अपना एंस्लेवमेंट पाथ छोड़ दे, वो मॉर्टल रेल्म पर राज कर सकता था, लेकिन गू इमॉर्टल से निपटने के लिए ये काफी नहीं था। एक मॉर्टल होकर इमॉर्टल से लड़ना, ये मकसद बहुत अजीब था, लोगों के लिए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। फैंग युआन का मो याओ को इस बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। तुरंत बाद उसने कहा, तैयारी से सफलता मिलती है और बिना तैयारी के हार। अगर किसी दिन किसी अजीब सिचुएशन की वजह से मेन इस किलर मूव को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लूं और एक ज़ॉम्बी बन जाऊं तो क्या होगा?
मैं ये भी साफ जानता हूं कि सिक्स आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग को और इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन अब मेरा मकसद इस कमजोरी को हाल करना है। मो याओ आखिरकार फैंग युआन का इरादा समझ गई। वो खामोशी में डूब गई। फैंग युआन जवान और घमंडी था। मो याओ को उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर इतना सावधान रहने वाला पहलू भी होगा। सच कहा जाए तो मो याओ अब्यूज एक अलग नजर से देख रही थी। इस लड़के में टैलेंट है, रिसोर्सेस हैं और मौके भी। इसके पास जबरदस्त हिम्मत है और जरूरत पड़ने पर सर झुकाना भी जानता है। एक तरफ वो हिम्मत से आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ वो होशियार और चौकन्ना रहता है, हमेशा हर पहलू पर गौर करता है। ये लड़का एक दिन जरूर दुनिया को हिला कर रख देगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर जल्द ही मो याओ ने कहा, इस बैकलैश को हाल करना बहुत झंझट का काम है। सिक्स आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं है, उसकी ज़ॉम्बी एनर्जी बहुत ज्यादा घनी है। एक बार गू मास्टर ट्रांसफॉर्म हो गया तो वो यिन यांग रोटेशन गू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर होने के नाते क्या आप कुछ नहीं कर सकती? फैंग युआन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मो याओ उसके ताने में नहीं आई। उसने शांत लहजे में कहा, मुझे एक रैंक 5 गू मास्टर चाहिए जो पूरी तरह से सिक्स आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग में बदल जाए। उसके बाद मैं उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करूंगी। मुझे ये टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए जो मेरे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करे, और मुझे उसकी हालत पर पूरा कंट्रोल चाहिए, चाहे वो बॉडी हो, दिमाग हो या पर्सनल एक्सपीरियंस। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिन पर मुझे गौर करना होगा। मो याओ इस बारे में ज्यादा गहराई से सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसके बहुत सारे थॉट्स खर्च होंगे। उसने वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया, लोगों को एक्सपेरिमेंटल फॉडर के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उसकी सोच की जगह लेंगे और उसके लिए सबसे जरूरी कदम उठाएंगे। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए, रैंक 5 गू मास्टर? और वो भी पूरी तरह से कोऑपरेटिव? हैं, बिल्कुल। बेहतर होगा अगर वो ये अपनी मर्जी से कर रहा हो, क्योंकि अगर स्लेवरी गू उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो उनके इमोशंस पर असर पड़ेगा। उनके ज़ॉम्बी बनने का एक्सपीरियंस और फीलिंग्स खराब हो जाएंगे। ये तो बड़ी मुश्किल बात थी। अगर फैंग युआन को सिक्स आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो यूज एक रैंक 5 गू मास्टर ढूंढना पड़ेगा और यूज कोऑपरेटिव होना पड़ेगा और फैंग युआन की बात सुननी पड़ेगी, अपनी जान जोखिम में डालकर यह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फैंग युआन को ऐसा इंसान कहां से मिलता? 3 दिन बाद सेंट्रल कंट्रोल रूम। इनके भंवर से ओनर टोकन ऊपर उठा और फैंग युआन के हाथों में आ गया। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार फिर एक्टिवेट करते हुए 5 एज ओनर टोकन ऐप 6 एज में बदल गया था। फैंग युआन खुश भी था और चिंतित भी। खुश इसलिए क्योंकि उसके पास 6 एज ओनर टोकन था। जैसे हाई ही लूलैन का ओनर टोकन 4 एज का हो जाएगा, वो उस छीनकर 10 एज ओनर टोकन बना सकता था। एक 10 एज ओनर टोकन के साथ वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की असली इनहेरिटेंसेस में से एक हासिल कर सकता था। एक इमॉर्टल वेनरेबल की इनहेरिटेंस लगभग हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। चिंता इस बात की थी कि फैंग युआन ने इस छाठे इंक ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देने के लिए अपने लगभग सारे रिसोर्सेज खर्च कर दिए थे। फंड जमा करने के लिए उसने इमॉर्टल गू के बचे हुए रेसिपीज को फिर से बेच दिया था और अन रेसिपीज की वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही उसने बड़ी संख्या में रॉक में लोमड़ी के झुंड, भेड़ियों के झुंड, गू वॉर्म्स और यहां तक कि कीमती हेरी मेन और कुछ एयर बबल फिश भी बेच दिए, जैसे कि रैंक 4 इमोशन पोएट्री गू, गोल्डन ड्रैगन गू, गोल्डन ब्रीज गू और साथ हाई रैंक 5 गू जैसे मल्टीपल स्प्रिंग एग गू, वज्र स्टेयर गू, टर्न गोल्ड गू, सॉफ्ट बोन्स गू, पिच ब्लैक गू और हिंस एंड क्लूज गू। अभी मेरे अपचर में सिर्फ एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ के गू वॉर्म्स बचे हैं। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में मेरे पास ब्लड सी एंसेस्टर की असली इनहेरिटेंस है, रैंक 4 ब्लड स्कल गू और साथ हाई रैंक 3 बोन फ्लैश यूनिटी गू और यिन यांग रोटेशन गू के यिन गू इस्तेमाल करने के बाद बचा हुआ यांग गू है। इसके अलावा मेरे पास अभी भी कुछ स्टारगेट गू, होल अर्थ गू, कनेक्टिंग हेवन गू, डिवाइन सेंस गू, बेरियल सोल टोड और कुछ सप्लीमेंट्री गू हैं। ये सारे गू बहुत ज्यादा जरूरी थी, उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। कुछ तो बिल्कुल जरूरी थी, उनकी जरूरत यूज फ्यूचर में पड़ने वाली थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को मैंने लगभग पूरा निचोड़ लिया है, यूज रिकवर होने की जरूरत है। लेकिन अब जब मेरे पास 6 एज ओनर टोकन है, मेन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। इन 6 फ्लोर्स के सारे रिवॉर्ड्स मेन ले सकता हूं। यह रिवॉर्ड्स बहुत कीमती हैं। अगर मैं अन सबको ले लूं तो मेरी दौलत मेरे करंट फाउंडेशन से कम 60 गुना बढ़ जाएगी। फैंग युआन के अपने प्लान्स थे।
लेकिन फिलहाल वो इन रिवॉर्ड्स को हाथ नहीं लगा सकता था। हे लू लैन ने कुछ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर लिया था और वो 5वें फ्लो के फाइनल राउंड में था। जल्द ही वो एक वन एज ओनर टोकन हासिल करने वाला था। इस टोकन के साथ वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के किसी भी फ्लो के राउंड रिवॉर्ड्स चेक कर सकता था। अगर फैंग युआन ने रिवॉर्ड्स ले लिए तो क्या वो खुद एक्सपोज नहीं हो जाएगा? आखिरी पाल में जब इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड बैंड होने वाला होगा और सबको बाहर भेजे दिया जाएगा, मेन टैब रिवॉर्ड्स ले लूंगा। उस वक्त तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बम! भालू के पंजे ने जमीन पर पटका और धरती कांप गई, पत्थर श्रापनल की तरह हवा में उड़ गए। जैसे ही धूल छाटा, 5 से 6 घोड़ा गाड़ियों के साइज का एक बड़ा भालू का पंजा उठाया गया, जिससे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। वो रैंक 4 गू मास्टर जो बदकिस्मती से भालू के पंजे की चपेट में आ गया था, अब कीम की तरह बन चुका था, जिसमें कुछ हड्डियों के टुकड़े और दिमाग का मादा मिला हुआ था। बहुत तेजी से हम रिएक्ट हाई नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल राउंड सच में स्वर्ग चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये तो सिर्फ एक फ्लाइंग बेयर का भूत है, इसमें असली बॉडी की सिर्फ आधी ताकत है। अगर ये सच में डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग बेयर होता तो हम भाग भी नहीं पाते। मैदान ए जांग में सारे गू मास्टर्स जख्मी थी, उनकी हालत खराब थी और उनके दिलों में गहरा डर बैठ गया था। ये 5वें फ्लो के 100वें राउंड की रखवाली करने वाले डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग बेयर का भूत ही था। इसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, इसके सफेद बर्फीले बाल और इसके अंदर गू वॉर्म्स का पूरा सेट था, हर एक एलिट गू वर्म था। ये तेजी से हमला करता था, लेकिन उतना ही फर्टीला भी था। ये बिजली की तरह इधर उधर जा सकता था, जो इसके भारी भरकम शरीर को देखते हुए अजीब लगता था। सिर्फ 30 मिनट की लड़ाई के बाद गू मास्टर्स को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लॉर्ड ट्राइब लीडर, हमें पीछे हटना चाहिए। इस बार हमारा मकसद सिर्फ इसे जांचने का था। अब जब हमें फ्लाइंग बेयर पर लगे ज्यादातर गू वॉर्म्स के बारे में पता चल गया है, तो हमारा मकसद पूरा हो गया है। सन शीहा ही लू लैन के पास खड़ा होकर सलाह दे रहा था। हे लू लैन ने तेवर चढ़ाए, मैदान जांग पर नजर दौड़ते हुए। वो आदमियों को जांग में ले जाने का माहिर था। वो जानता था कि उसकी सेना का मनोबल अब कम हो चुका है। जब से मैंने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को चैलेंज करना शुरू किया है, यह फ्लाइंग बेयर फैंटम मेरा सबसे मजबूत दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमारी ताकत काफी नहीं है, हमें और हेल्पर्स की जरूरत है। हे लू लैन ने अपने दिल में आकलन किया, फिर नाक सिकोड़कर एक शब्द कहा, पीछे हटो। सन शीहा ने दिल में रहत की सांस ली, और सिर्फ वही नहीं, बाकी गू मास्टर्स भी पीछे हटने का इरादा कर चुके थे, लेकिन ब्लैक टायरेंट की खूंखार रेपुटेशन की वजह से किसी ने भी ये सुझाव देने की हिम्मत नहीं की। चैप्टर 582 फ्लाइंग बेयर से लड़ाई, वुल्फ किंग को मिलता है 50%। सभी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से पीछे हट गए और ही लू लैन ने उसी रात एक्सपर्ट्स को भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया। वो इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाला अलायंस लीडर था। नियमों के मुताबिक पूरी सेना उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार थी। सभी ब्लैक टायरेंट की खूंखार रेपुटेशन से वाकिफ द, साथ ही उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को सबके लिए बिना किसी कीमत के खोल दिया था, इसलिए वो उसके बहुत शुक्रगुजार थे। अथॉरिटी और शुक्रगुजारी दोनों के साथ ही लू लैन का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया था। इस आदेश के साथ एक बड़ा हंगामा मच गया और जिन्हें भी बुलाया गया वो सब बिना नागा किए हाजिर हुए। वुल्फ किंग चैंग शानयन, वाटर डेमन हाउ जी ल्यू, ट्विन डीमंस गाओ यांग और जू जाई, लिटिल माजुन मा यिंगजी, फॉक्स कमांडर टैंग मियाओमिंग, व्हाइट फेरी शीजू, शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सी शैन, टाई बाई ये शेंग, लू श्वैंग, टाओ यू, गू गुओलोंग, डाओ ए, निया किंग, ये लुईसंग। अलायंस मीटिंग के दिन हॉल चमकते सितारों से भरा हुआ था, क्योंकि योद्धाओं और जीतने वालों ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। और सर, आपके यहां होने से जैसे एक मजबूत स्तंभ का सहारा मिल गया है, हमें मनोबल कम होने का कोई डर नहीं। हा हा हा। हे लू लैन शान से मुख्य कुर्सी पर बैठा, चारों तरफ देखते हुए और बड़ी उम्मीदों के साथ हेस्ट हुए। जो लोग वहां मौजूद थे उनमें ताई बाई यूनशेंग की सबसे ज्यादा रेप्यूटेशन थी। उसने पूरे इलाके में लोगों का इलाज किया था, अनगिनत लोग उसके एहसानमंद, यहां तक कि ही लू लैन या चांग शनयन भी उससे तुलना नहीं कर सकते थे। लेकिन जो शख्स ही लू लैन के बगल में बैठा था वो ताई बाई यूनशेंग नहीं, बल्कि वुल्फ किंग चैंग शनयन था। रेप्यूटेशन एक चीज थी, लेकिन लड़ने की ताकत एक अलग पहलू था। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के बाद सभी इस बात पर सहमत थे कि फैंग युआन की लड़ने की ताकत सबसे ज्यादा थी। डुअल पाथ कल्टिवेटर, फ्लाइंग मास्टर, एंस्लेवमेंट मास्टर, ये सारे औरज एक ही शख्स में जमा द। ये इतना शानदार और जबरदस्त था कि किसी को भी फैंग युआन की पोजीशन पर कोई ऐतराज नहीं था।
इसलिए ही लूलैन ने ताई बाई यून शेंग से बात करने के बाद फैंग युआन की तरफ मुड़कर कहा, भाई शन यिन, इस लड़ाई में हमें आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम इस पार निकल गए तो आपको इनाम का आधा हिस्सा मिलेगा। वो फैंग युआन की फितरत को समझता था, वो बिना फायदे के काम नहीं करेगा, इसलिए उसने इतना टेम्पटिंग ऑफर दिया। फाइनल राउंड के इनाम मामूली नहीं थे। हे लूलन के बोलते ही उसने आधा फायदा फैंग युआन को दे दिया। इसका मतलब था कि उस बाकी सबके साथ मिलकर बचा हुआ आधा इनाम शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि उनके इंटरेस्ट की बात थी, हॉल में कुछ चर्चाएं सुनाई देने लगी। बहुत से लोग इस बंटवारे से नाखुश थे, लेकिन किसी में भी ब्लैक टायरेंट के फैसलों का खुल्लम खुल्ला विरोध करने और इस हॉल में महान वुल्फ किंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, इसी पर चलते हैं। फैंग युआन ने सर हिलाया, उसकी घमंडी नजर हॉल में घूमी और आवाजें रुक गईं। एल्डर पैनपिंग अभी तक क्यों नहीं आए? हे लूलैन ने आसपास पूछा। पैनपिंग डिमोनिक पाथ से था, लेकिन अब वो ही ट्राइब में शामिल हो गया था और एक एक्सटर्नल एल्डर बन गया था। हे ट्राइब के मौजूदा लीडर होने के नाते ही लूलन के आदेश पर पैनपिंग का न आना, ही लूलन को इस बात से सख्त नाराजगी हुई। असल में सिर्फ पैनपिंग हाई नहीं, चैंग ट्राइब का पहला एल्डर चैंग बियाओ भी मौजूद नहीं था। लेकिन चैंग बियाओ एक चांग ट्राइब्समैन था, ही लूलन को फैंग युआन की वजह से इसे नजरअंदाज करना पड़ा। फैंग युआन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पन और चांग की मौत की खबर अभी तक फैली नहीं थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को चैलेंज करने में आमतौर पर कई दिन या आधा महीना लग जाता था। राउंड जितने मुश्किल होते उतना ही ज्यादा समय लगता। खासकर पनपिंग जैसे लोग जो जायंट सन ब्लडलाइन के बिना उन्हें गेस्ट टोकन का इस्तेमाल करके 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने पर भारी खर्चा उठाना पड़ता था। ठीक इसी वजह से ये बहरी लोग बिल्डिंग में घुसने के अपने मौके को बहुत कीमती समझते थे। अगर हो सके तो वो तब तक नहीं निकलते जब तक उनके पास कोई और चारा ना हो। हे लूलन के शब्द अभी खत्म ही हुए कि उसके सेवक ही शू ने खड़े होकर रिपोर्ट किया, लॉर्ड ट्राइब लीडर को रिपोर्ट है, एल्डर पैनपिंग और लॉर्ड चैंग बियाओ कुछ समय पहले 7वें फ्लोर में गए हैं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए लोग भेजे हैं, लेकिन 7वें फ्लोर का लेआउट बहुत कंफ्यूजिंग है। ये एक बड़े भूल भुलैया जैसा है। भूल भुलैया में लेटरगू का इस्तेमाल माना है और अंदर गहराई में जंगली भेड़ियों के झुंड भी हैं। सेवकों ने उन्हें कई दिनों तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ कुछ लड़ाई के निशान मिले। वो दोनों लॉर्ड्स को नहीं ढूंढ पाए। हे लूलैन ने नाक सिकोड़ते हुए हाथ हिलाया, तो भूल जाओ, हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। गेस्ट टोकन्स तैयार हैं, हम कल सुबह निकलेंगे। दूसरे दिन सभी शान से 5वें फ्लोर में घुस गए। यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बनने के बाद से उसमें घुसने वाली सबसे बड़ी सेना थी। इसने सेक्रेड पैलेस में अनगिनत निगाहों को अपनी तरफ खींचा। 5वें फ्लोर का आखिरी राउंड एक बंजर और वीरान पहाड़ था। भूरी मिट्टी, लोहे जैसी सख्त चट्टानें, जहां ना घास थी ना पौधे। जैसे ही सब अंदर घुसे, फ्लाइंग बेर का भूत चौकन्ना हो गया और गुर्राया, हवा को चीरता हुआ और एक गरज की आवाज पैदा की। स्वूश! उन्होंने गहरी पीली आसमान में एक सफेद बवांदार को नीचे गिरते देखा। एक्सपर्ट्स फौरन पीछे हट गए। फ्लाइंग बेर का भूत जमीन पर गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन कांप गई और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे बहुत से लोग अपना बैलेंस खो बैठे। वाकई खूंखार है। पे यानफी का चेहरा गंभीर था। अगर वो सीधे टकरा गया होता तो वो मरने से बच भी जाता तो बुरी तरह जख्मी होता। यह तो ट्राइब लीडर हे लूलैन की याद दिलाने का शुक्रिया, वरना जैसे ही हम अंदर आते इस भालू ने हम पर हमला कर दिया होता। गु गो लॉन्ग ने गड्ढे के अंदर गुर्राते हुए फ्लाइंग बेर को देखते हुए बचे हुए डर के साथ कहा, इसे कहते हैं पिछले अनुभव से सीखना। पिछली बार जब हम यहां आए थे, फ्लाइंग बेर ने हम पर छिपकर हमला किया था। 5 एक्सपर्ट्स वहीं पर मारे गए थे। हेजू यी ने दांत पीसते हुए गहरी नफरत से कहा, भाई शनयिन, बाकी सब आप लोगों पर है। हे लूलैन ने जोर देकर कहा, उनके पहले के लड़ाई के प्लान के मुताबिक हमले की पहली लहर एंस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स द्वारा की जानी थी, ताकि फ्लाइंग बेर फैंटम की लड़ने की ताकत को कम किया जा सके। उसके कुछ कहे बिना हर तरफ से, आसमान और जमीन से, बड़ी संख्या में भेड़िए आए और फ्लाइंग बेर फैंटम पर हमला करने लगे। आसमान में अजूर वुल्फ ग्रुप था, जमीन पर व्हाइट आइज वुल्व्स, फ्रेंजी वुल्व्स, ब्लड फॉरेस्ट वुल्व्स और दूसरे थे। मामूली भेड़ियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा थी। एक ही झटके में भेड़ियों ने इलाके को घेर लिया, समुद्र की विशाल लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए द्वीप जैसे फ्लाइंग बेर फैंटम को डूबा दिया। रो! फ्लाइंग बोर ने दहाड़ मारी, आसमान और जमीन को हिला दिया। हाओ! भेड़ियों के झुंड भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी उसी तरह से गुर्राया। लड़ाई शुरू हो गई, एक खूनी तूफान खड़ा हो गया।
फ्लाइंग बेयर फैंटम के चारों पंजे पटक रहे थे, एक ही वार में कम से कम दर्जनों जंगली भेड़ियों को मार रहे थे। मामूली भेड़िए सिर्फ उस परेशान कर सकते थे, सिर्फ म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप्स हाई यूज खतरा पहुंचा सकते थे और उस जख्मी कर सकते थे। लेकिन एंस्लेवमेंट पाथ का असली फंडा हमेशा से क्वालिटी को क्वांटिटी से हराना रहा है, दुश्मन की एनर्जी को उनकी आखिरी हद तक खर्च करवाना। फैंग युआन ने वुल्फ ग्रुप को कंट्रोल किया, हवा की तरह आज़ादी से हमला करते हुए या बर्फ की तरह कुचलते हुए। फ्लाइंग बेयर फैंटम जैसे एक गहरी दलदल में फंस गया था। अपने पागलपन भरे हमलों के बावजूद वो घेरे को तोड़ नहीं पा रहा था। इसे कहते हैं मास्टर लेवल की काबिलियत। जंगली जानवर जानवर ही होते हैं, इंसान की अकाल के बिना उन्हें चांग शन यिन अपने इशारों पर नाचा रहा है। वुल्फ किंग के कंट्रोल में बीस्ट ग्रुप्स एक काला का नमूना लग रहे हैं। सभी हैरान थे। एंस्लेवमेंट गू मास्टर्स टैंग मियाओमिंग और ही ची शेंग उसके एक्शंस की चमक देख सकते थे, फैंग युआन के प्रति एक मजबूत प्रशंसा और आदर का एहसास कर रहे थे। लेकिन अच्छी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली। फ्लाइंग बेयर फैंटम ने अचानक अपने एक्शंस रोक दिए, अपना मुंह खोला और सांस छोड़ दी। इसके साथ ही दुनिया ने रंग बदल लिए, जैसे सितारों की रोशनी ने चमक कर एक नदी बना दी हो। रैंक 5 स्टार रिवर गू। सितारों की नदी नीचे गिरी, एक ड्रैगन या अजगर की तरह। ये जिन जगहों से गुजरी उन्हें निगल गई। चाहे फ्रेंजी वुल्फ हो या ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ, सब स्टार रिवर में बह गए। कुछ अपने डिफेंसिव गू के साथ उम्मीद से टिके हुए थे, लेकिन जिनके पास डिफेंसिव गू नहीं थे वो सितारों की धूल में बदल गए। एक ही झटके में वुल्फ ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। फैंग युआन की नजर बिल्कुल स्थिर थी, जैसे नुकसान से उस कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वो अभी रुका नहीं। जब तक आधे भेड़िए नहीं बच गए तब तक उसने उन्हें पीछे हटने का आदेश नहीं दिया। टैंग मियाओमिंग और ही ची शेंग ने जल्दी से अपने बीस्ट ग्रुप्स को भेड़ियों की जगह लेने का आदेश दिया। यह दोनों, एक को लिटिल फॉक्स कमांडर कहा जाता था जिसकी क्वाजी मास्टर अटेनमेंट थी। एंस्लेवमेंट अटेनमेंट के मामले में वो सेक्रेट पैलेस में अकेले फैंग युआन से ही पीछे थी। दूसरा ही ट्राइब जैसी सुपर फोर्स द्वारा पाला गया एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। हालांकि उसने मास्टर लेवल स्किल हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके पास गहरा फाउंडेशन और बहुत ताकत थी। टैंग मियाओमिंग ने फॉक्स ग्रुप्स को कंट्रोल किया, जबकि हे ची शेंग ने ईगल ग्रुप्स को। एक ने आसमान पर राज किया जबकि दूसरा जमीन पर था। लेकिन फ्लाइंग बेयर फैंटम और भी खूंखार होता जा रहा था। जब स्टार रिवर पूरी तरह से एक रिंग में घूम गई, उसने अपने पंजे एक साथ मारे, फिर से गुर्राया और एक तेज हवा चली और बादल कहीं से भी बन गए। एक पाल में तेज हवा बाघ रूपी हवा के बागों में बदल गई, जबकि बादल ड्रैगन रूपी बादल के ड्रैगनों में बदल गए। रैंक 5 विंड टाइगर क्लाउड ड्रैगन गू। हजारों विंड टाइगर्स और क्लाउड ड्रैगन्स आगे बढ़े, लोमड़ियों और बाजों से सीधे टकरा गए। एक ही झटके में मैदान जंग में अफरा तफरी मच गई, खून की बारिश होने लगी और एक तीखी गंध फैल गई। ओह नहीं, इस रेट से तो। टैंग मियाओमिंग के माथे पर पसीना था, उसका सर दर्द कर रहा था जबकि वो उम्मीद से अपने दांत पीस रही थी। लड़ाई बहुत तीव्र थी। वो अपने फॉक्स ग्रुप को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें बहुत सावधानी से कंट्रोल कर रही थी। इससे उसकी रूह बहुत थक गई थी और वो अपनी हद तक पहुंच रही थी। जहां तक ही ची शेंग की बात है, उसकी हालत उससे भी खराब थी। फॉक्स ग्रुप अभी भी दुश्मन का सामना कर सकता था, लेकिन ही ची शेंग के ईगल ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा पहले हाई विंड टाइगर्स और क्लाउड ड्रैगन्स द्वारा मारा जा चुका था। वो सब गड़बड़ में थे और वो एक चीज पर ध्यान देता तो दूसरी छूट जाती। दूसरे गू मास्टर्स बार बार पीछे हट रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई हैरानी नहीं दिखाई। स्टार रिवर गू और विंड टाइगर क्लाउड ड्रैगन गू उनकी पिछली जांच में सामने आ चुके थे, सभी उनके लिए तैयार थे। क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है? हे लू लैन ने अपने पास के एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर से पूछा। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर बहुत नर्वस था, वो जमीन पर बैठा था और पूरे दिल से अपने गू वर्म को एक्टिवेट कर रहा था। उसके माथे पर सिलवटें पड़ी हुई थी जब उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, स्टार रिवर गू की लोकेशन मिल गई है, यह फ्लाइंग बेयर के मुंह में है, बाएं तरफ के सबसे बड़े दांत पर। बाकी गू वॉर्म्स के लिए हमें ढूंढना जारी रखना होगा। जानवरों से निपटना गू मास्टर से निपटने से अलग था। जंगली जानवर पर सारे गू वॉर्म्स जंगली होते हैं, उन्हें पकड़ा जा सकता है। गू मास्टर्स पर लगे गू वॉर्म्स आमतौर पर पहले से ही रिफाइन किए हुए होते हैं। हे लू लैन ने इसी वजह से अपने आदमियों को वाइल्ड गू की लोकेशन ढूंढने का आदेश दिया था। जैसे हाई वो फ्लाइंग बेयर के शरीर पर लगे वाइल्ड गू को पकड़ लेंगे, उनके लिए फ्लाइंग बेयर फैंटम को नाश्त करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो उस पकड़ नहीं पाए तो गू को नाश्त करना ही काफी होगा। गू वॉर्म्स अपने आप में बहुत नाजुक होते हैं,
यहाँ तक कि रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा को भी फैंग युआन को बस हल्का सा दबाना था उस कुचलने के लिए। जंगली जानवरों के पास एपर्चर्स नहीं होते, वाइल्ड गू उनके शरीर में रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। हे लूलैन ने नाक सिकोड़ी, चिल्लाते हुए, ढूंढना जारी रखो। वो इस नतीजे से खुश नहीं था। स्टार रिवर गू फ्लाइंग बेयर के मुंह के अंदर था, उस पकड़ने की मुश्किल बहुत ज्यादा थी। उनकी बातचीत के दौरान मैदान ए जांग की स्थिति और खराब हो रही थी। टैंग मियाओ मिंग और ही ची शेंग धीरे धीरे विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पेई यानफी ने गंभीर चेहरे से कहा, फ्लाइंग बेयर के हमले बहुत खूंखार हैं, खुशकिस्मती से जंगली जानवर उसका ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन भले ही लोमड़ियां और बाज मर जाएं, हम उन्हें दोबारा ला सकते हैं। दुश्मन को कमजोर करने का हमारा मकसद पूरा हो गया है। सन शीह ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आकलन किया। चैप्टर 583, फ्लाइंग बेयर को मारना, आखिरी पाल में हादसा। हालांकि वाइल्ड गू हवा से सीधे एनर्जी अब्जॉर्ब करते द और प्राइमिवल एसेंस की कोई सीमा न होने के कारण अपनी काबिलियत को आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन एक जोरदार लड़ाई के दौरान आखिर तक आते आते वाइल्ड गू धीरे धीरे पैसिव होते जाते। अगर उन्हें महसूस होता कि लड़ाई उनके खिलाफ जा रही है, तो वो अपने होस्ट को छोड़कर खतरे को भांपने की अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके मौके से ही भाग जाते। इसलिए जब किसी जंगली जानवर, खासकर बीस्ट किंग्स या डेसोलेट बीस्ट्स पर हमला किया जाता, तो लड़ाई के पहले आधे हिस्से में उसमें आमतौर पर सबसे ज्यादा फायर पावर होता था। कुछ देर बाद हमले धीरे धीरे कमजोर और कम दबाव वाले हो जाते। फिर भी हम फॉक्स ग्रुप और ईगल ग्रुप को इतना नुकसान नहीं होने दे सकते। हमें लॉर्ड चांग शन यिन से मामले में दखल देने के लिए कहना चाहिए। पास में हे जू यी ने कहा, दखल देना किस लिए? फैंग युआन ने अपनी बाहें बांध ली, घमंड से हेस्ट हुए जब उसने ये सुना, हमारे लड़ाई के प्लान के मुताबिक पहले मैं हमला करूंगा जबकि ये दोनों मेरे बाद आएंगे। इस तरह के इंटरवल्स के साथ हमें हर एक को 15 मिनट तक टिकना है। अभी तो उन्हें वहां आधा टाइम भी नहीं हुआ, अभी मेरे आने का टाइम नहीं हुआ है। अगर वो अभी मैदान ए जांग में उतारता तो वुल्फ ग्रुप को सिर्फ फ्लाइंग बेयर फैंटम के क्रूर कत्ल ए आम का सामना करना पड़ता। हालांकि इससे फ्लाइंग बेयर फैंटम कमजोर हो जाता जैसा कि प्लान था, लेकिन अगर वो अपने नुकसान को कम कर सकता था तो फैंग युआन किनारे से तमाशा देखने में बहुत खुश था। दूसरों के नुकसान की बात, क्या वो फैंग युआन की प्रॉब्लम थी? हे जू ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फैंग युआन के स्टेटस की वजह से वो अपना गुस्सा सिर्फ अंदर ही दबा सका। लॉर्ड वुल्फ किंग, हर कोई इस लड़ाई में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अभी टांग मियाओ मिंग और ही ची शेंग अपनी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन लॉर्ड किनारे से तमाशा देख रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए और उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया। हालांकि उसने अपनी बाहें बांधी हुई थी, एक राक्षसी हाथ उसकी पीठ से निकल आया। ये राक्षसी हाथ बेहद ताकतवर और मजबूत था, लेकिन ये उतनी ही तेजी से हिलता भी था, सीधे हे जू यी पर हमला करते हुए। हे जू यी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि फैंग युआन सार्वजनिक रूप से और खासकर इतनी जरूरी लड़ाई के दौरान उस मारने की कोशिश करेगा। मुक्का लगने से पहले ही उसने तेज हवाओं को अपनी तरफ आते महसूस किया, जिससे उसका चेहरा पहले ही दर्द से भर गया था। एक अतुलनीय डर और खतरे का एहसास फौरन उसके दिल में भर गया। नाजुक पाल में सालों की लड़ाई से हासिल किए गए उसके बैटल सेंसेस ने उसकी जान सफलतापूर्वक बचा ली। उसने सोचने से पहले ही रिएक्ट किया, अपना डिफेंस गू एक्टिवेट किया और 3 सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर दी। वो पहले से हाई एक डिफेंसिव गू मास्टर था, और क्योंकि उसकी स्पेशलिटी डिफेंस थी, ही लूलैन ने एक बार यूज फैंग युआन के पास सुरक्षा के लिए भेजा था। लेकिन लड़ाई के दौरान हे जू यी को अपनी जान की ज्यादा परवाह थी और वो अपना मिशन भूल गया, फैंग युआन को मैदान ए जांग में अकेला छोड़कर। राक्षसी हाथ को रोकना नामुमकिन था। उसने तीनों दीवारों को तेजी से तोड़ दिया और उसकी छाती पर जा लगा। क्रैक! एक तीखी आवाज सुनाई दी। हे जू यी की पसलियां सब टूट गईं। राक्षसी ताकत ने उसे एक टोपे के गोले की तरह हवा में उड़ा दिया। हवा में उड़ते हुए उसने खून की उल्टी की। फिर एक गड़गड़ाहट के साथ वो कई सौ कदम दूर एक छोटे टीले से जा टकराया। जब टकराने की आवाज आई और धूल बैठी, वो आधा टीले में धंसा हुआ था, बेहोश हो चुका था और अपनी लड़ने की ताकत खो बैठा था। लॉर्ड वुल्फ किंग, क्या हुआ? क्या हुआ? उन्होंने लड़ाई क्यों की? हे जू यी ने लॉर्ड वुल्फ किंग को लड़ने के लिए उकसाया। दोनों में बनी नहीं और वुल्फ किंग अचानक गुस्से से फैट पड़ा, हे जू यी को उड़ा दिया। ऐसे चौंका देने वाले घटना को देखकर सबकी सांसें थम गईं। आपसी झगड़े हमेशा इतने अचानक, इतने गंभीर होते थे। हे जू यी की पहचान मामूली नहीं थी, वो ब्लैक बैनर आर्मी के 3 कमांडर्स में से एक था।
हे ट्राइब के बड़े लोगों में एक जरूरी शख्स था। फैंग युआन का यूएस पर इतनी तीव्रता से हमला करना ही लू लन को खुल्लम खुल्ला ललकारने से कम नहीं था। जैसे ही लू लन और चांग शनयिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते, ये लड़ाई न सिर्फ असफल हो जाती बल्कि पूरा सेक्रेड पैलेस भी राजनीतिक उथल पुथल में गिर जाता। वुल्फ किंग, क्या हुआ? मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहूंगा। हे लू लैन का चेहरा शांत पानी जैसा था जब वो फैंग युआन से सवाल करने आया। वो आमतौर पर फैंग युआन को भाई शनयिन कहकर उनके करीबी रिश्ते को दिखाता था, लेकिन अब जब उसने उस वुल्फ किंग कहा तो इससे उसका गुस्सा साफ जाहिर था। लेकिन चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, क्या फैंग युआन डरने वाला था? तुरंत फैंग युआन ने बिना किसी डर के यूज घूरा, उसका किलिंग इंटेंट कम हो गया और वो हल्के से हंसा। ट्राइब लीडर हे लू लैन, तुम सही वक्त पर आए। तुम्हारा आदमी वाकई हद से गुजर रहा था, उसने मुझे लेक्चर देने की हिम्मत की। सीनियरिटी का बिल्कुल भी लिहाज नहीं, ऐसी बदतमीजी मैंने तुम्हारी तरफ से उस सजा दी है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। आखिरकार हमारी दोस्ती को मत भूलना। बदतमीजी और सीनियरिटी का इस्तेमाल करके उसने दो कारण ऐसे ही दे दिए। उसके आखिरी जुमले में हमारी दोस्ती का जिक्र करने का और भी गहरा मतलब था। ये ऐसा था जैसे वो कहने की कोशिश कर रहा हो कि उनकी गहरी दोस्ती है, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता था कि उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी। हे लू लन गुस्से से यूज घूरने लगा। ये चांग शनयिन बहुत ज्यादा ही घमंडी है। इसने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत की। इसके कानून तोड़ रवैये को देखते हुए क्या इसे सच में लगता है कि मैं इसकी जबरदस्त लड़ने की ताकत की वजह से इसका कुछ नहीं कर सकता? ब्लैक टायरेंट अपने दिल में दहाड़ा। वो ऊपर से डार्क पाथ कल्टिवेट कर रहा था, लेकिन सच तो यह था कि ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की वजह से उसकी असली कल्टिवेशन स्ट्रेंथ पाथ में थी। उसकी लड़ने की ताकत कमाल की थी, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ पथ के तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उससे 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक की आफत तेजी से बढ़ जाती। मैं से लूंगा। अभी हम फ्लाइंग बेयर फैंटम पर हमला करने के नाजुक मोड़ पर हैं। अगर हम अभी बहस में पड़ गए तो सब बेकार हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी चीज है मेरा स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू ढूंढना और गू इमॉर्टल बनना। जैसे हाई वो इस बार फ्लाइंग बेयर फैंटम को मार देंगे, ही लू लैन इस फ्लो को पार कर पाएगा और उसका ओनर टोकन तुरंत वन एज ओनर टोकन बैन जाएगा। वन एज ओनर टोकन के साथ वो किसी भी फ्लो के किसी भी राउंड का रिवॉर्ड देख सकता था। जिसमें स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू होगा, वही उसका फोकस और टारगेट होगा। ठीक इसी वजह से फ्लाइंग बेयर फैंटम को मारना बहुत जरूरी था। यहां तक कि ही लू लन के गुस्से और क्रूरता के बावजूद उस सहना पड़ा। एक बार के लिए मैं तुझे घमंडी रहने देता हूं। एक दिन मैं तुझे अपने पैरों पर घुटने टेकने और मेरे पैरों के अंगूठे चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अगर मैं तुझे चुप रहने को कहूं तो तू चुप रहेगा। अगर मैं तुझे भौंकने को कहूं तो तू अपनी पूंछ हिलाएगा। हे लू लैन बहुत गुस्से में था। उसके माथे पर नसें उभार आई थी, लेकिन उसकी ऊँग फैंग युआन पर तीव्रता से टिकी हुई थी। जैसे ही सब इस खामोशी से एक भारी माहौल महसूस कर रहे थे और बेचैन थे, ही लू लैन ने अचानक अपना सर उठाया और जोर से हंसा। बहुत बढ़िया, भाई शनयिन ने अच्छा काम किया। ऐसे बदतमीज इंसान को सबक सिखाना ही चाहिए। ये ही लू लन के पीछे हटने जैसा था। जो लोग उसके खराब गुस्से को जानते थे, वो सब हैरान रह गए। उसके आदमी को सार्वजनिक रूप से बेहोश होने तक पीटा गया और ही लू लैन ने उसकी बात मान ली। वुल्फ किंग बहुत ताकतवर है, उसने सुपरफोर्स हे ट्राइब की परवाह नहीं की। ए फ्लैट तो हे लू लन को भी पीछे हटना पड़ रहा है। बकवास, यह ट्राइब लीडर हे लू लैन है जो बड़ी तस्वीर का ख्याल रख रहा है। वो चांग शनयिन के लेवल तक गिरना नहीं चाहता। चांग शनयिन ने हम ही ट्राइब्समैन को पीटा है, एक दिन उस इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबके अपने अपने कमेंट्स थे जब वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे। फ्लाइंग बोर की दहाड़ ने सबका ध्यान फिर से खींच लिया। ईगल और फॉक्स ग्रुप्स को भारी नुकसान हो रहा था। मैंने सभी लॉर्ड्स को निराश किया। हे ची शेंग की नाक से खून बह रहा था, उसका चेहरा शर्म से भरा था। टैंग मियाओ मिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि उसका पतला शरीर कमजोरी से डगमगा रहा था। इन दोनों की रक्षा करो, टाई बाई शेंग ने चिल्लाया। आप दोनों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं आपकी नीयत देख सकता हूं। इस लड़ाई के बाद आपको बड़ा इनाम दिया जाएगा। हे लू लैन ने एक दोस्ताना चेहरे के साथ आगे आकर उन्हें सांत्वना दी। फ्लाइंग बेयर ने अपनी रुकावटें खो दी और सबकी तरफ बढ़ा। नियम के मुताबिक वुल्फ ग्रुप को आगे बढ़कर भालू को कमजोर करना जारी रखना चाहिए था, लेकिन ही लू लैन ने फैंग युआन को देखा जो घमंड से अपनी बाहें बांधे खड़ा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था। असल में
उसके भेड़िए मैदान ए जांग में किसी और से भी तेजी से पीछे हट रहे थे। मैं से लूंगा, एक दिन मैं तुझसे इसकी भारी कीमत चकवाऊंगा। हे लू लैन ने दांत पीसते हुए, ये जानते हुए कि वो फैंग युआन से कुछ नहीं करवा सकता। अगर उसने फैंग युआन को मजबूर किया और सार्वजनिक रूप से माना कर दिया गया तो उसकी रेपुटेशन को भारी चोट लगेगी और वो बुरी तरह बेइज्जत होगा। इसलिए ही लू लैन ने जोर से चिल्लाया, हमला करो, प्लान का दूसरा कदम शुरू करो। जाओ। तुरंत दो लोग बिजली की तरह बाहर निकले। एक पतली और सुंदर शख्सियत थी जो एक लहराती नीली ड्रेस पहने थी, वो व्हाइट फेरी शीजू थी। दूसरा मांसल और स्थिर था, एक पीला चोगा पहने, वो गू ट्राइब का लीडर गू गोलोंग था। व्हाइट फेरी शीजू हवा में उड़ गई, उसकी आस्तीनें लहरा रही थी जब वो एक लुभावने अंदाज में चिल्लाई, जिससे तुरंत बर्फ गिरने लगी। ये उसका सिग्नेचर रैंक 5 गू वर्म था, फ्लाइंग स्नो गू। गू गोलोंग जमीन पर दौड़ा, उसके पैर टरबाइन की तरह चल रहे थे। जहां भी वो जाता धुआं उठता और पत्थर उड़ते। ये भी एक रैंक 5 गू था, जिसे फ्लाइंग सैंड मूविंग रॉक कहते थे। एक ही झटके में सफेद बर्फ हवा में तैरने लगी, जबकि रेत और पत्थर जमीन पर लुढ़कने लगे। विशाल पहाड़ जैसा फ्लाइंग बेयर फैंटम बर्फ और रेत के बीच फंस गया था, उसकी गति बहुत कम हो गई और उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। वो जोर से दहाड़ा, बर्फ और रेत में अपने पंजे लहराता रहा, लेकिन उसके हमलों से पैदा हुई हवा की धरों ने रेत और बर्फ को और भी घना बना दिया, उसकी नज़र को धुंधला कर दिया। ये देखकर ही लू लैन क्रूरता से हंसा, आदेश देते हुए, तीसरा कदम। इस बार लगभग 10 लोग मैदान जांग में कूद पड़े। हर एक एक्सपर्ट था। वहां बायन सी शान, हाओ जी ल्यू, पे यान फेई, गाओ यांग, शू जाई, डाओ ए, नी या किंग, टाओ यू, लू शुआंग थे। यह गू मास्टर्स या तो रैंक 4 पीक स्टेज के या रैंक 5 एक्सपर्ट्स। गू गो लॉन्ग और शीजू को मिलाकर वो वाकई एक शक्तिशाली गठन थे। उन्होंने बर्फ और रेत में घुसकर फ्लाइंग बेयर फैंटम पर जोर से हमला किया। फ्लाइंग बेयर फैंटम लगातार दहाड़ रहा था, वो बहुत उत्तेजित था और अंधेर हमले कर रहा था, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ गू मास्टर्स ने शुरू से ही अपने इन्वेस्टिगेटिव गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था। उनकी नज़र साफ थी जबकि वो लगातार भालू से बचते हुए मजबूत हमले कर रहे थे। पे यानफी के पंख निकल आए, उसके अबाबील के पंख आसमान को चीरती हुई कैंची की तरह थे। स्वॉलो विंग्स गू, गोल्डन कोड गू, रेनबो ट्रांसफॉर्मेशन गू, किलर मूव, गोल्डन रेनबो स्ट्राइक। वो एक सुनहरी बिजली की चमक में बदल गया जब वो तीव्र कड़कड़ाहट के साथ नीचे आया। फ्लाइंग बेयर दर्द से दहाड़ा, खून बहने लगा जबकि उसकी छाती पर एक बड़ा घाव बन गया, बाएं कंधे से दाएं कमर तक। नी या किंग ठीक उसके पीछे था। वो एक रैंक 5 गू मास्टर था, आयन हुक सिल्वर स्लैश गू का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी हथेली एक बाज के पंजे की शक्ल में बन गई जब उसने फ्लाइंग बेयर फैंटम पर निशाना साधा, अपनी उंगलियों से स्लैश करते हुए। तुरंत हवा में कई चमक दिखाई दी, कुछ स्टील की तरह काली थी जबकि कुछ चांदी की तरह चमक रही थी। उसके पंजे लगातार आसमान को चीरते रहे, जैसे अनगिनत चमक ने फ्लाइंग बेयर फैंटम की एक नाक और मुंह पर हमला किया। नी या किंग ने उसके कमजोर हिस्सों पर हमला किया, जिससे फ्लाइंग बेयर पैसिव होकर मार खा रहा था। ओवरलैपिंग शैडो, बायन सी शैन ने हल्का सा चिल्लाया, जबकि उसके हाथ में शैडो स्वॉर्ड लहराई। एक काली तलवार की परछाई कई सौ कदम दूर उड़ी और फ्लाइंग बेयर के दाएं पैर पर चुपचाप हमला किया, एक 10 मीटर लंबा घाव छोड़कर। मेरी रक्षा करो, ये लुई संग ने चिल्लाया, अपने दोनों हथेलियों को उठाते हुए जबकि उसके ऊपर एक आग का गोला प्रकट हुआ, जो तेजी से बढ़ रहा था और फैल रहा था। आग का गोला बड़ा होता गया, जबकि मैदान ए जांग लाल रंग में रंग गया। आग के गोले की रोशनी को बर्फ और रेत भी नहीं छुपा पाए। फ्लाइंग बेयर ने भी खतरे को महसूस किया और संघर्ष किया, ये लुई संग की तरफ बढ़ते हुए जो हवा में था। लेकिन अगले हाईपैल, अस्पार डाओई, गू गो लॉन्ग और ताओयो ने हमला कर दिया। डाओई एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू मास्टर था, एक विशाल मगर में बदलकर लड़ रहा था और पीछे हट रहा था। उसने अपना मुंह खोला, अपने दांत एक एक करके छोड़ते हुए। दांत फ्लाइंग बेयर के शरीर से टकराए और उसमें धंस गए। कुछ ही सांसों में वो फट गए, जिससे फ्लाइंग बेयर का शरीर मांस और खून से भर गया। गू गो लॉन्ग ने अपनी आस्तीन लहराई और दर्जनों गू वॉर्म्स बाहर निकले। यह गू वॉर्म्स जमीन पर गिरे, जिससे जमीन एक टीले में बदल गई। टीला टूटा और रॉक में जैसी विशाल मूर्तियां प्रकट हुई, खड़े होकर फ्लाइंग बेयर फैंटम पर हमला करने लगी। टाओ यू एक अर्थ पाथ गू मास्टर था, लेकिन उसके और गू गो लॉन्ग के तरीके अलग थे। वो लगातार जमीन की एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा था।
फिर उसने लगातार मुक्के मारे, हर मुक्के से अर्थ एनर्जी निकल रही थी। हवा में उड़ते हुए वो उल्कापिंड में बदल गए और फ्लाइंग बेयर के शरीर पर जा टकराए। बम बम बम। जैसे ही तीव्र उल्कापिंड टकराए, फ्लाइंग बेयर के ये लुई संग की तरफ हमले धीमे हो गए। आखिरकार ये लुई संग ने अपना चार्ज पूरा कर लिया और उसने अपनी हथेलियां नीचे दबान दी, जैसे एक विशाल आग का गोला एक गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे भेजा गया, जो विशाल फ्लाइंग बेयर फैंटम पर उसकी परवाह किए बिना जा टकराया। बम। एक जोरदार विस्फोट के साथ कान बहरे हो गए। तीव्र हवा उठी, हर तरफ फैल गई, बर्फ और रेत को मैदान जान के किनारे तक उड़ा ले गई। वहां मौजूद गू मास्टर्स तीव्र हवाओं से धकेल दिए गए, चूक गए, जबकि उनके कपड़े और बाल हवा के साथ खींच रहे थे। जब धूल बैठी, मैदान जान पर एक विशाल गड्ढा बन गया। गहरे गड्ढे के चारों तरफ आग की तेज गर्मी के कारण रेत जैसी सतह देखी जा सकती थी। फ्लाइंग बेयर फैंटम एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। उसका शरीर 5 रोशनियों से ढाका था जो आपस में बदल रही थी, काला, सफेद, लाल, पीला और नीला। रैंक 5 एलिमेंट बेयर स्किन गू। यह गू मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थपात के गू वॉर्म से होने वाले नुकसान को बहुत कम कर सकता था। लेकिन इतने सारे एक्सपर्ट्स के हमलों के नीचे फ्लाइंग बेयर का शरीर घावों से भरा था, खून हर तरफ बह रहा था और कुछ घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां दिख रही थी। गू मास्टर्स गड्ढे के किनारे पर खड़े द फ्लाइंग बेयर को देख रहे थे। हालांकि फ्लाइंग बेयर ताकतवर था, 2 राउंड की लड़ाई के बाद ऐसे नतीजे हासिल हुए थे। सावधान रहो, भूलना मत कि उसके पास अभी भी ग्रैंड केओटिक डांस गू है, सन शीहा ने याद दिलाया। गू मास्टर्स का चेहरा गंभीर था जब कुछ ने हल्का सा सर हिलाया। ग्रैंड केओटिक डांस गू एक रैंक 5 गू था। यह फ्लाइंग बेयर को एक उन्माद की स्थिति में डाल सकता था, उसकी ताकत और गति को बहुत बढ़ा देता था, साथ ही उसके चारों हाथ पैर अपनी मर्जी से मुड़ सकते थे। जैसे ही यह वाइल्ड गू एक्टिवेट होता, फ्लाइंग बेयर का खतरा का लेवल बढ़ जाता। अगर कोई सावधान नहीं रहता और पकड़ा जाता, तो वो कुछ ही सांसों में मांस के कीम में बदल सकता था। डरने की क्या बात है, भूलो मत हमारे पास ओल्ड सर ताई बाई हैं। जो भी पहले चार्ज करेगा, उस मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। हे लूलैन ने चिल्लाया। उसके इनाम के वादे ने गू मास्टर्स की ईद में चमक ला दी। जब बड़े इनाम दिए जाते हैं, तो बहादुर लोग सामने आते हैं। वह करूंगा, हाउ जी यू ने चिल्लाया, एक लहर उठाते हुए जब वो फ्लाइंग बेयर की तरफ बढ़ा। सबकी नजरों के नीचे वो तेजी से फ्लाइंग बेयर की तरफ बढ़ा। 1000 कदम, 500 कदम, 300 कदम। फ्लाइंग बेयर ने अचानक अपना सर उठाया, उसकी आंख खून की तरह लाल थी जब वो जोर से दहाड़ा, एक अदृश्य हवा का बुलबुला छोड़ते हुए। बुलबुला बिजली की गति से फैला, हाउ जी ल्यू और फ्लाइंग बेयर दोनों को कवर कर लिया, फिर तेजी से सिकुड़ गया और पूरी तरह से गायब हो गया। एक पाल में फ्लाइंग बेयर और हाउ जी ल्यू दोनों गायब हो गए। चैप्टर 584 वाटर डेमन का अंजाम, फैंग युआन के ज्ञान भरे शब्द। इस अचानक घटना से सबके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या हुआ? वो दोनों कहाँ गए? वो गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राउंड में कोई राज छिपा है? सभी अनुमान लगा रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। हेलुलन के माथे पर बाल पड़े द, वो बहुत उलझन में था। सन शीहा का चेहरा गंभीर और अनिश्चित था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो जब उसने हिचकिचाते हुए कहा, कहीं ये बैटल स्पेस गू तो नहीं? बैटल स्पेस गू? एक पाल में सबका ध्यान सन शीहे पर चला गया। हेलुलैन की एक चमक उठी जब उसने गहराई से कहा, यह वाकई एक स्पेस पाथ गू वर्म है, लेकिन अगर ये बैटल स्पेस गू है, तो एल्डर हाउजी ल्यू मुसीबत में है। बैटल स्पेस गू इतने सालों से गायब था, सोचा नहीं था कि यह आज यहां फिर से दिखेगा। ताई बाई यून शेंग ने आह भरी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसकी पुष्टि कर दी हो। उसने पुराने भिखारी से एक इमॉर्टल इनहेरिटेंस हासिल की थी, इसलिए उसके पास ज्ञान का भांडार था। ये बैटल स्पेस गू क्या है? सबने पूछा। ये लुई संग की नजर गंभीर थी। वो ये लुई ट्राइब का मौजूदा लीडर था, एक सुपर ट्राइब, लेकिन हारने के बाद यूज हे ट्राइब में शामिल होना पड़ा। उसके पास एक रहस्यमयी फायर पाथ इमॉर्टल गू था, वो बहुत ज्ञानी था और उसके पास जानकारी का भांडार था। इस मौके पर उसने समझाना शुरू किया, बैटल स्पेस गू एक रैंक 5 स्पेस पाथ गू वर्म है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह दुश्मन और यूजर दोनों को एक अनोखे स्पेस में भेजे सकता है। वहां वो मौत तक लड़ेंगे, इसलिए जब तक जीतने वाले का फैसला नहीं हो जाता या जब तक समय खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो स्पेस से बाहर नहीं आ सकते। उफ, सोचा ना था कि इस फ्लाइंग बेयर के पास ऐसा गू वर्म छिपा होगा।
हे लूलैन ने आ भरते हुए आसमान की तरफ देखा, नफरत भरे लहजे में बोला। सबके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी, सब हाओजी ल्यू की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। फ्लाइंग बेयर फैंटम इतना ताकतवर था, सबकी मिलीजुली ताकत से भी वो यूज मार नहीं पाए, तो हाओजी ल्यू अकेले उसका सामना कैसे कर सकता था? इस मैच का नतीजा कोई भी आसानी से बता सकता था, फ्लाइंग बेयर जीतेगा और हाओजी ल्यू हारेगा। हालांकि हाओजी ल्यू के पास वाटर इमेज गू जैसे फर्स्ट रेट भागने के तरीके थे, लेकिन ये लुई संग पहले ही कह चुका था कि बैटल स्पेस गू द्वारा बनाया गया स्पेस तभी बैंड होगा जब एक तरफ की साफ जीत हो, जिसका फैसला जीवन और मौत से होगा। भले ही हाओजी ल्यू अपने सारे भागने के तरीके इस्तेमाल कर ले, वो आखिर में फ्लाइंग बेयर फैंटम द्वारा पकड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास कोई विरोधी स्पेस पाथ गू ना हो। लेकिन हाओजी ल्यू एक वाटर पाथ गू मास्टर था, ये सब जानते थे। यहां तक कि मौजूद सभी एक्सपर्ट्स में से कोई भी स्पेस पथ में नहीं था, इसलिए वो बैटल स्पेस गू का कुछ नहीं कर सकते थे। शायद अभी भी कुछ उम्मीद है। ट्राइब लीडर ये लुई संग ने पहले कहा था कि जब तक जीतने वाले का फैसला नहीं हो जाता, या जब तक समय खत्म नहीं हो जाता, इस समय खत्म हो जाता का क्या मतलब है? टैंग मियाओ मिंग ने पूछा। ये लुई संग ने गहरी सांस ली। उफ, ये समय सीमा गू मास्टर्स के लिए है। बैटल स्पेस गू को बनाए रखने के लिए प्राइमीवल एसेंस लगातार खर्च होती है। अगर कोई गू मास्टर इसका इस्तेमाल करता है, तो जब उनकी प्राइमीवल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है, टैब बैटल स्पेस गायब हो जाता है। इस बात पर सबकी उम्मीद टूट गई। फ्लाइंग बेयर फैंटम का बैटल स्पेस गू एक वाइल्ड गू था। वाइल्ड गू हवा में मौजूद प्राइमीवल एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, और क्योंकि हवा में प्राइमीवल एनर्जी लगातार मिलती रहती है, इसलिए टाइम लिमिट के खत्म होने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर हम हवा में मौजूद सारी प्राइमीवल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लें, तो क्या काम बनेगा? बायनसी शैन ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, सबकी एड़ी चमक उठी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। कुछ देर चर्चा करने के बाद सबने पाया कि अदृश्य और आकारहीन प्राइमीवल एनर्जी से निपटने के लिए की पाथ के तरीकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन की पाथ एक प्राचीन पाथ था। एक जमाने में यह बहुत फला फूला था, लेकिन बाद में उभरते हुए स्ट्रेंथ पथ ने इसकी जगह ले ली थी। ए फ्लैट तक स्ट्रेंथ पाथ भी डिक्लाइन पर था, की पाथ की तो बात ही छोड़ दो। की पाथ लंबे समय से लगभग विलुप्त हो चुका था। एक की पाथ गू मास्टर को देखना बेहद दुर्लभ था। भले हाइताई बाईयून शेंग ने नॉर्दर्न प्लेन्स में इतने साल घूमा था, उसने सिर्फ 3 की पाथ कल्टिवेटर्स को देखा था। सबसे हाल ही वाला, जो सबसे ताकतवर भी था, वो ल्यू वेन वू का सगा भाई था, वेरिएंट ह्यूमन मोशी क्वांग। लेकिन यह शख्स लंबे समय से ल्यू वेन वू के साथ था, वो ल्यू ट्राइब का हिस्सा था, वो ही लूलन के नीचे काम क्यों करेगा? भले ही वो मदद कर सकता, वो एक अटैक टाइप गू मास्टर था, शायद उसके पास प्राइमीवल एनर्जी से निपटने की काबिलियत ना हो। वैसे भी अब इस पॉइंट पर कोई भी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल नहीं हो सकता था। की पाथ सबसे जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज प्राइमीवल एनर्जी और बैटल स्पेस गू के बीच के कनेक्शन को तोड़ना है। हमें इस एरिया में प्राइमीवल एनर्जी से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है। ताई बाईयून शेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा। लेकिन यह ऐसी चीज थी जो कोई नहीं कर सकता था। प्राइमीवल एनर्जी और वाइल्ड गू के बीच के कनेक्शन को तोड़ना रिस्ट्रिक्शन पाथ की सिग्नेचर एबिलिटी थी। रिस्ट्रिक्शन पाथ भी एक दुर्लभ पथ था। बहुत कम रिस्ट्रिक्शन पाथ गू मास्टर्स थे। मौजूद सभी लोगों में से कोई भी रिस्ट्रिक्शन पाथ गू मास्टर नहीं था। उफ, पहले जब मुझे हाई ग्रेड एवैल्यूएशन मिला था और ये 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ट्रेजर रूम में घुसा था, तो मुझे रिस्ट्रिक्शन पाथ प्राइमीवल ब्रेक गू मिला था। यूज इस सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन मैं ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकता था? आखिर में मैंने कुछ और एक्सचेंज कर लिया। लुई श्वांग ने अपनी जांघ पर थपकी मारी, अपने पछतावे का इजहार करते हुए। फैंग युआन अपनी बाहें बांधे, चेहरे पर कोई भाव ना लिए, एक तरफ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। और सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हे लू लैन ने अभी बोला ही था कि स्पेस कांपा और फ्लाइंग बेयर फैंटम का विशाल शरीर उनके सामने प्रकट हो गया। उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ा, अपनी अनमाड़ी प्रकृति दिखाते हुए। सबके दिल डूब गए, वो जल्दी से हाओजी ल्यू के निशान ढूंढने लगे। अगर वो जिंदा है तो उस देखना जरूरी था, अगर मर गया है तो कम से कम लाश तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो उस कहीं नहीं ढूंढ पाए। जल्दी, फ्लाइंग बेयर के मुंह को देखो। सन शी है एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर था, उसने सबसे पहले निशान ढूंढा। सबने उधर देखा और पाया कि फ्लाइंग बेयर के मुंह पर खून के निशान द और उसके दांतों के बीच कुछ कपड़े के टुकड़े फंसे हुए थे। ये कपड़ा उनके लिए बहुत जाना पहचाना था। सबने सोचा और जल्दी ही समझ गए
क्या ये हाओजी ल्यू के कपड़े नहीं थे? वो तुरंत समझ गए, हाओजी ल्यू को फ्लाइंग बेयर ने खा लिया था। कितने अफसोस की बात थी हाओजी ल्यू के लिए। डेमोनिक पाथ का महान एक्सपर्ट, जिसे वाटर डेमन के नाम से जाना जाता था, जिसने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में अपनी शान दिखाई थी, वो इस जगह पर मारा गया। किस्मत अनिश्चितता से भरी थी। हकीकत की क्रूरता ने सबको एक मजबूत अफसोस और डर का एहसास दिलाया। ताई बाई यून शेंग भी कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसके पास मन एज बिफोर गू था, लेकिन उस इस्तेमाल करने के लिए एक टारगेट की जरूरत थी। अभी हाओजी ल्यू की लाश को फ्लाइंग बेयर ने चबा लिया था और अपने पेट में निगल लिया था। यूज कैसे बचाया जा सकता था? गू मास्टर्स का मनोबल गिर गया। यह फ्लाइंग बेयर फैंटम बहुत हाई खूंखार है, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? बैटल स्पेस के अंदर इतनी टांग जगह है। फ्लाइंग बेयर के पास 5 एलिमेंट बेयर स्किन गू, विंड टाइगर क्लाउड ड्रैगन गू, स्टार रिवर गू और ग्रैंड केओटिक डांस गू है। अगर हम अकेले लड़ा तो कौन इसका मुकाबला कर सकता है? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फाइनल राउंड इस हद तक मुश्किल होगा। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के राउंड्स आगे जाकर और मुश्किल होते जाते थे और आखिरी सावान राउंड सबसे मुश्किल था। ए फ्लैट तक 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ने 10 से ज्यादा फ्लोर्स बना लिए थे। गू मास्टर्स इनाम के लिए सारे राउंड्स क्लियर करने की कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर 90 या उसके आसपास के राउंड में फंसे हुए थे। ये आखिरी राउंड पहला था जिस पर सब पहुंचे थे। लानत है, मनोबल इतना गिरा हुआ है। ए फ्लैट लड़ना मुश्किल है, क्या हम इस बार खाली हाथ लौटेंगे? हे लू लैन का चेहरा गंभीर था। इस बार उन्होंने इस चैलेंज के लिए एक बड़ी पार्टी बनाई थी, फिर भी उन्होंने बिना कुछ हासिल किए एक एक्सपर्ट खो दिया। ये उसकी रेपुटेशन और प्रेस्टीज पर एक बड़ा धक्का था। उस छोड़कर ही लू लन को जो चाहिए था वो एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू था, मतलब यूज एक वन एज ओनर टोकन की जरूरत थी। अगर वो इस फ्लोर को पार नहीं कर पाता तो उसके पास सिर्फ एक मामूली एजलेस ओनर टोकन होता। अगर वो इस फ्लोर को छोड़कर दूसरे फ्लोर्स को चैलेंज करने का चुनाव करता तो यूज बहुत सारा समय खर्च करना पड़ता। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और ये बात यूएस पर भी लागू होती थी। ही लू लैन। जैसे ही सेना का मनोबल डूब रहा था, फैंग युआन ने धीरे से शांत चेहरे के साथ कहा, इस फ्लाइंग बेयर को मारने में क्या मुश्किल है? जैसे ही उसने ये कहा, दर्जनों निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर ली। वुल्फ किंग अब वो वुल्फ किंग नहीं था जो अफवाहों में था। अतीत में वुल्फ किंग चैंग शन येन नॉर्दर्न प्लेन्स में एक महान वीर चरित्र था, एक लेजेंड जिसने हातू गू और उसके डकैतों के गिरोह का सफाया कर दिया था। मौजूदा वुल्फ किंग एक फ्लाइंग और एंस्लेवमेंट मास्टर था। इस मौजूदा इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त नंबर 1 खूंखार जनरल था। आखिरी लड़ाई के दौरान उसने दुश्मन के कमांडर को सेना के बीच से आसानी से उठा लिया था, अपनी महान शक्ति दिखाते हुए। वो और भी घमंडी और अलग थलग हो गया था, यहां तक कि क्रूर और निर्दयी भी बन गया था, मनमाने के लिए हमला करता था। हे जू यी, जिसे उसने लगभग मार ही डाला था, एक जीता जागता उदाहरण था। वक्त में पीछे देखे तो एक और उदाहरण था, सन शी हैं। अस पर एक बार चांग शन येन ने सार्वजनिक रूप से हमला किया था। उसका पूरा चेहरा सबकी निगाहों के सामने जमीन पर कुचल दिया गया था। उसने अपनी सारी इज्जत और चेहरा खो दिया था। सिर्फ ही लू लैन की नजर उसके पास पहुंची। सिर्फ ब्लैक टायरेंट को हाई इस बेलगाम और घमंडी चांग शन येन से कोई डर नहीं था। भाई शन येन, मैं आपका शानदार प्लान सुनना चाहूंगा। हे लू लैन ने हाथ जोड़े। फैंग युआन हल्के से हंसा। ये कोई शानदार प्लान नहीं है, इसे कहने में कोई हर्ज नहीं। वो रुका और फिर बोला, ये बैटल स्पेस गू काफी खास है, लेकिन ये सिर्फ रैंक 5 है। इस पर पाबंदियां जरूर होंगी, खासकर रंगे में। मेरी राय में जब तक हम इससे दूर से लड़ते हैं और बैटल स्पेस गू के प्रभाव की रंगे से बचते हैं, हम ठीक रहेंगे। हे लू लैन चौंक गया। इन शब्दों ने सच में उस ऐसा एहसास दिलाया जैसे वो एक सपने से जाग गया हो। सबकी इतनी चमक उठी। कुछ ने अपने सर पर हाथ मारा और उत्साह से कहा, मेन तो बैटल स्पेस गू की रेपुटेशन से कुछ ज्यादा ही डर गया था। सच में हर गू वर्म की अपनी एक प्रभाव की रंगे होती है। बैटल स्पेस गू की रंगे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो हाओ जी ल्यू के पास आने का इंतजार नहीं करता यूज एक्टिवेट करने से पहले। हाँ, बैटल स्पेस गू एक वाइल्ड गू था, इसलिए रंगे का आकलन और भी ध्यान से करना होगा। आगे मेन वुल्फ ग्रुप को कंट्रोल करूंगा और फ्लाइंग बेयर को घेरूंगा। तुम लोग दूर से लॉन्ग रेंज मेथड्स का इस्तेमाल करके हमला करोगे। फैंग युआन ने हुक्म दिया। हे लू लैन खुशी से झूम उठा। वो फैंग युआन को हिलने का आदेश नहीं दे सकता था। ए फ्लैट जब फैंग युआन खुद ही लड़ाई में उतर रहा था, उसने जल्दी से कहा,
हम वैसा ही करेंगे जैसा वुल्फ किंग कहते हैं। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। वुल्फ ग्रुप अंडर फ्लाइंग बेर को फंसा रहा था। गू मास्टर्स बाहर से दूर से हमलों की बारिश कर रहे थे। इस तरह चींटियों के एक झुंड द्वारा एक हाथी को खाने का दृश्य बन गया। फ्लाइंग बेर लगातार दहाड़ रहा था। स्टार रिवर गू, विंड टाइगर, क्लाउड ड्रैगन गू, ग्रैंड केओटिक डांस गू और दूसरे गू इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वुल्फ ग्रुप को भारी नुकसान हो रहा था। इसके विपरीत गू मास्टर्स सभी सुरक्षित थे, कोई और मौत नहीं हुई। हे लुलन को शुरू में डर था कि फैंग युआन वुल्फ ग्रुप में भारी नुकसान के कारण पीछे हट जाएगा, लेकिन फैंग युआन ने एक मजबूत रवैया दिखाया। नुकसान होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा, उसने तो भेड़ियों की लाशों को भी नजरअंदाज कर दिया। हे लुलन उलझन में था, लेकिन सोचने के बाद उसने फैंग युआन के पीछे न हटने का कारण अपने पहले के वादे को माना। जैसे ही वो इसे पार कर लेंगे, वुल्फ किंग को इनाम का 50% मिलेगा। जो वो नहीं जानता था वो ये था कि फैंग युआन का असली मकसद उसका ओनर टोकन था। हे लुलन अपना ओनर टोकन बढ़ाना चाहता था, जो फैंग युआन के हित में था। उसका ओनर टोकन 4 एज का होने के बाद फैंग युआन यूज छीन लेगा और 10 एज ओनर टोकन बनाएगा, जिससे यूज जायंट सुन की असली इनहेरिटेंस मिलेगी। फैंग युआन के दखल के कारण जीत का पलड़ा गू मास्टर्स की तरफ झुक गया। फ्लाइंग बेर के GHAAV और गहरे होते गए, जैसे एक झरने की तरह टीले से खून बह रहा था। रो! अचानक फ्लाइंग बेर फिर से दहाड़ा, एक और अदृश्य बुलबुला छोड़ते हुए। रैंक 5 बैटल स्पेस गू एक बार फिर एक्टिवेट हो गया। गू मास्टर्स इसके लिए तैयार तेजी से पीछे हट रहे थे, लेकिन बुलबुले का निशाना एक ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ था। स्वूश! एक हल्की सी आवाज के साथ फ्लाइंग बेर और ब्लड फॉरेस्ट वुल्फ गायब हो गए। वही चाल फिर से, क्या फायदा? किसी ने ये देखकर हंसा। जब तक हम पास नहीं जाते, हमें बैटल स्पेस गू से क्यों डरना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तुम सब चुप हो जाओ, हे लुलन गुस्से से चिल्लाया, एक बहुत ही चिड़चिड़ा और परेशान चेहरा दिखाते हुए। सिर्फ वही नहीं, फैंग युआन, ताई बाई यून शेंग और दूसरों का भी चेहरा गंभीर था। चैप्टर एंड।